नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्रसार। आपके साथ मैं हूं कृपानंद। आज चर्चा का विषय है हिंदू पत्नी का भरण पोषण पार्ट 2 वीडियो। और इस वीडियो में 6 बेसिक सवाल रखे गए हैं। हमें उम्मीद है कि आपने हिंदू पत्नी का भरण पोषण से संबंधित पार्ट 1 वीडियो देख लिया है, जिसमें 5 बेसिक सवाल रखे गए थे। नहीं देखे हैं तो अवश्य देख लीजिए, तभी आप पूरी जानकारी रख पाएंगे। इस विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं और वो हैं श्री कृष्ण कुमार शर्मा जी, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में सीनियर पैनल काउंसिल हैं। मैं अपने मेहमान अधिवक्ता श्री कृष्ण कुमार शर्मा जी का इस कानूनी परिचर्चा में अपना कीमती समय देने के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूं। शर्मा जी, पार्ट 2 वीडियो के लिए आपसे मेरा सवाल है, क्या पति भी अपने पत्नी से भरण पोषण के लिए कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है। अगर पति कमाने में अक्षम है और पत्नी जो है कमा रही है और पत्नी के पास पर्याप्त व्यवस्था है अपने पति को मेंटेन करने के लिए, और पति अपंग है या किसी अन्य कारण से वो अक्षम है अपना भरण पोषण करने में और खुद अपना जीविकोपार्जन नहीं कर सकता है, तो वह अपनी कमाने वाली पत्नी से अपने भरण पोषण का दावा कर सकता है। शर्मा जी, तलाक लिए पत्नी को भरण पोषण देने के बाद क्या पति दूसरी शादी कर सकता है? जी बिल्कुल। अगर उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया है तो तलाक देने के बाद उसको पूरा अधिकार है कि वो दूसरा विवाह कर सके। हाँ, अगर उसकी पहली पत्नी ने दूसरी शादी नहीं की है तो वो भरण पोषण का दावा कर सकती है और वो उसे उसका भरण पोषण करते हुए दूसरी शादी कर सकता है। उसमें कोई व्यवधान नहीं है। उसको पूर्ण अधिकार है कि वह किसी से भी शादी कर ले, क्योंकि तलाक देने के बाद वह तलाकशुदा है और तलाकशुदा होने के बाद वो अपनी शादी करने के लिए कानूनी रूप से उसे कोई अड़चन नहीं है। वह अगर अपनी पत्नी को पहली पत्नी का भरण पोषण की डिमांड को पूरा कर रहा है तो उसे कोई व्यवधान नहीं है, और नहीं भी पूरा कर रहा है तब भी कोई व्यवधान नहीं है। वह तो ये है कि जब पहली पत्नी अगर भरण पोषण मांगेगी तो न्यायालय देखेगा कि उसे भरण पोषण देना है, नहीं देना है, या कितना देना है, और वो पहली पत्नी क्या कार्य करती है, क्या नहीं करती है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। लेकिन दूसरी शादी करने के लिए उसे कोई व्यवधान नहीं है कानूनी रूप से। सिंपल से उसके लिए एक ही शर्त है कि उसका तलाक हो जाना चाहिए। पहली पत्नी के रहते हुए बिना तलाक लिए हुए दूसरी शादी करना अपराध है, वह वो नहीं कर सकता। लेकिन तलाक ले लिया है तो तलाक लेने के बाद वह दूसरी शादी कर सकता है। शर्मा जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि धारा 125 सीआरपीसी के अंतर्गत पति से भरण पोषण मांगने के लिए पत्नी कहाँ मुकदमा दायर करे? देखिए, धारा 125 के अंतर्गत मुकदमा दायर करने के लिए पूर्व में जो महानगर दंडाधिकारी था उनके यहाँ दावा दायर किया जाता था, क्योंकि सीआरपीसी के अंतर्गत वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, तो क्रिमिनल कोड को ये पावर होती थी और मजिस्ट्रेट ही इस वाद का निस्तारण करता था। लेकिन जब से फैमिली कोर्ट एक्ट आया है और सरकार ने फैमिली न्यायालय, जिन्हें हिंदी में पारिवारिक न्यायालय भी कहते हैं, कहीं कुटुंब न्यायालय भी कहा जाता है, तो जब से ये फैमिली कोर्ट आया है तो फैमिली से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट हों वो सारे के सामने उनको निर्धारण करने का जो अधिकार है वो फैमिली कोर्ट को ही है, परिवार न्यायालय को ही है। तो अब जो है धारा 125 सीआरपीसी के अंतर्गत भी जो प्रार्थना पत्र दायर किया जाएगा, वो जो दावा किया जाएगा वो भी पारिवारिक न्यायालय में ही किया जाएगा, और जो पारिवारिक न्यायालय का न्यायाधीश है उसका निस्तारण करेगा, और जो भी उनका भरण पोषण निर्धारण करना है वो उसको निर्धारित करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है, और वो कोई भी अपना निर्णय दे सकता है। शर्मा जी, धारा 125 सीआरपीसी के अंतर्गत भरण पोषण का आदेश कैसे लागू किया जाता है? देखिए, जब परिवार न्यायालय किसी प्रार्थना पत्र पर 125
का सीआरपीसी के अंतर्गत जो प्रार्थना पत्र दिया गया उसका निस्तारण करता है और उसमें भरण पोषण का आदेश पारित कर देता है, तो सामान्यतः तो यही होता है कि पति उस भरण पोषण का जो राशि है उसका भुगतान पत्नी को कर देता है। लेकिन अगर वह अपनी पत्नी को उसका भुगतान नहीं कर रहा है तो पत्नी उसी न्यायालय में, जिस न्यायालय ने ये आदेश पारित किया है, उसमें एक एग्जीक्यूशन फाइल करती है और कोर्ट को कहती है कि ये आदेश के बावजूद भी इसका भुगतान नहीं कर रहा है तो ये भुगतान दिलाया जाए। तो ऐसी स्थिति में जब वह वहाँ पर प्रार्थना पत्र देती है, एग्जीक्यूशन डालती हैं, तो कोर्ट जो है उसमें विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं करता है। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसका एक सबसे अच्छा उदाहरण, सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि कोर्ट उसकी सैलरी को अटैच कर दे और जो उनके एम्प्लॉयर हैं, जो सरकार है जहाँ पर वो कार्य कर रहा है, नियोजित है, उनको आदेश करे कि उसकी सैलरी में से जो भरण पोषण की राशि है वो हर महीने काट कर न्यायालय में भेज दी जाए या उस की पत्नी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाए। तो ये बहुत सहज और सरल तरीका होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की केस में। और जहाँ पर वो व्यक्ति गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है या प्राइवेट एम्प्लॉय भी है और जहाँ मल्टीनेशनल कंपनीज में है जहाँ पर डायरेक्ट उनकी जो सैलरी है वो जाती है, तो वहाँ भी ये आदेश पारित करके उनकी सैलरी को अटैच कराया जा सकता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के अकाउंट में पैसे हैं तो उसके अकाउंट को भी सीज किया जा सकता है और उसको भी अटैच कराया जा सकता है। और अगर वह व्यक्ति के पास इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है तो उसको आदेश देगी कोर्ट के आप इसका भुगतान करें, अन्यथा आपके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। और अगर वह तब भी भुगतान नहीं करता है तो कोर्ट उसको कारावास में भी डाल सकती है और उसे दंडित कर सकती है। तो प्रत्येक महीने के लिए उसे प्रत्येक महीने की भरण पोषण की राशि के एवज में उसे 1 महीने का कारावास के लिए वो उसे डाल सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कारावास में डालने के बाद भी वह अपनी उस राशि के भुगतान से उन्मोचित हो जाएगा, उसे तब भी वह देना पड़ेगा और उसे तब ही छोड़ा जाएगा जब वह भुगतान करेगा। तो यहाँ पर परिवार न्यायालय को इस तरह की दंडिक प्रक्रिया अपनाने के लिए भी उन्हें अधिकारिता है और वह उन्हें इस तरह की सज़ा दे सकते हैं। या उसके पास कोई प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी को अटैच भी कर सकते हैं। तो इस तरह से वह उनका भुगतान कराया जा सकता है। और अगर वह किसी भी स्थिति में भुगतान करने की स्थिति में नहीं है व्यक्ति, तो उसे कारावास से भी दंडित किया जा सकता है। अच्छा, ये आपने कहा कि जो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच किया जा सके, तो यहाँ अटैच का मतलब क्या हुआ? उसको कुर्की किया जाएगा? हाँ, वो उसको कुर्की भी करा सकती है कोर्ट उसके भुगतान के लिए, उसको अटैच करके और उसको कुर्की करा के उसे संपत्ति को नीलाम करके उससे भी उसकी भुगतान कराया जा सकता है। शर्मा जी, धारा 125 सीआरपीसी के तहत यदि कोई प्रार्थना पत्र लंबित है तो क्या अंतरिम भरण पोषण देने के लिए कोर्ट अंतरिम आदेश पारित कर सकता है? जी, बिल्कुल कर सकता है। जहाँ पर भी 125 सीआरपीसी के अंतर्गत प्रार्थना पत्र दिया जाता है पारिवारिक न्यायालय में, तो उसके साथ एक एप्लीकेशन लगाई जाती है इंटरिम मेंटेनेंस के लिए। तो कोर्ट जब तक उस बात को पूरी तरह से निस्तारित न हो जाए तब तक के लिए अंतरिम भरण पोषण का आदेश जारी कर देता है। और जब उस बात का फाइनली डिस्पोजल हो जाता है तो उसमें जो भी भरण पोषण की राशि निर्धारित की गई है वो उस तारीख से होती है जिस तारीख से वह प्रार्थना पत्र दिया जाता है। सामान्यतः उस दिन से वो आदेशित किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो अंतरिम आदेश के अंतर्गत भुगतान किया गया है पति के द्वारा, उस राशि को उसमें से समायोजित कर दिया जाता है, उसे एडजस्ट कर दिया जाता है। शर्मा जी, यदि पत्नी भरण पोषण के आदेश से संतुष्ट नहीं है तो उसका क्या उपाय है? देखिए, जैसे न्यायालय में व्यवस्था की जाती है तो पहले एक ट्रायल कोर्ट होता है, उसके बाद अपीलेट कोर्ट होता है। तो अगर कोई भी पत्नी जो है वो
अपने भरण पोषण के आदेश से संतुष्ट नहीं है तो उसके पास अपील का अधिकार है। तो वह अपील के अधिकार में परिवार न्यायालय के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में जा सकती है और उच्च न्यायालय में वो अपील कर सकती है। तो यही उसके पास एक रेमेडी है कि अगर वो संतुष्ट नहीं है तो वो ऊपर की कोर्ट में, उच्च न्यायालय में, परिवार न्यायालय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपनी अपील दायर करके उस आदेश के बदलवा सकती है। शर्मा जी, मेरा छठा सवाल है, अगर कोर्ट के आदेश के बाद भी कोई पति अपने पत्नी को गुजारा भत्ता नहीं देता है तो उसे कोर्ट क्या सज़ा दे सकता है? इस सवाल का जवाब आपने पहले ही दे दिया है। अब कानूनी पर चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। शर्मा जी, आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही अच्छी कानूनी सलाह उपलब्ध करवाए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं कि यदि ये परिचर्चा आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आप समाचार प्रसार चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे न्यूज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें और हमारी न्यूज़ चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।